क्या आपने कभी सोचा है कि हम हजारों साल पुराने इतिहास के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं, जब ना किताबें थीं, ना लिखित रिकॉर्ड, ना कोई आधुनिक तकनीक, फिर भी हमें कैसे पता चला कि प्राचीन मानव कैसे रहता था, क्या खाता था और कैसे विकसित हुआ? और क्या ये संभव है कि बिना लिखे हुए भी इतिहास को समझा जा सकता है? आज के इस एपिसोड में हम इसी रहस्य को समझने वाले हैं, इतिहास की स्रोत और प्रागैतिहासिक काल के माध्यम से। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं ल्यूसेंट जी के ऑडियो बुक सीरीज, जहां हम सामान्य ज्ञान को आसान, व्यवस्थित और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। इस श्रृंखला में हम ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान पुस्तक के हर महत्वपूर्ण अध्याय को डिस्कशन फॉर्मेट में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आप इसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझें और याद भी रख सकें। आज का ये एपिसोड हमारी प्राचीन भारत श्रृंखला का पहला आधार है, क्योंकि बिना इतिहास के स्रोत को समझे हम आगे के किसी भी काल को सही तरीके से नहीं समझ सकते। और यही वजह है कि इस वीडियो में हम दो बहुत महत्वपूर्ण विषयों को कवर करेंगे। पहला, इतिहास के स्रोत क्या होते हैं, और दूसरा, प्रागैतिहासिक काल, यानी वो समय जब मानव ने लिखना शुरू भी नहीं किया था। इस पूरे एपिसोड में हम जानेंगे कि इतिहासकार किन किन माध्यमों से अतीत को समझते हैं, जैसे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और अन्य प्रमाण। इसके साथ ही हम प्रागैतिहासिक काल के अलग अलग चरणों, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को भी आसान और क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर जानकारी आपको एक कहानी की तरह समझ आए, ताकि ये सिर्फ पढ़ाई न लगे बल्कि एक अनुभव बने। तो अगर आप सच में ये जानना चाहते हैं कि इतिहास को लिखा नहीं बल्कि ढूंढा कैसे जाता है, तो इस पूरे एपिसोड के साथ अंत तक जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं प्राचीन भारत की इस पहली कड़ी को, जहां से हमारी पूरी यात्रा की नींव रखी जाएगी। तो चलिए अब हम अपने पहले लेसन की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है इतिहास क्या है। जी हाँ, और ये लेसन बहुत ही बुनियादी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे कि इतिहास क्या होता है, तो आगे की किसी भी विषय को सही तरीके से समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। सही कहा आपने। अक्सर हम इतिहास शब्द सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके असली अर्थ को समझते हैं। तो क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर। इतिहास का मतलब होता है अतीत की घटनाओं का अध्ययन, यानी जो कुछ भी पहले हो चुका है उसे जानना, समझना और उससे सीखना ही इतिहास कहलाता है। मतलब इतिहास केवल तारीखें और घटनाएं याद करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि अतीत में क्या हुआ और क्यों हुआ। बिल्कुल। इतिहास हमें ये भी सिखाता है कि मानव समाज कैसे विकसित हुआ, कैसे लोग पहले जंगलों में रहते थे और धीरे धीरे सभ्य जीवन की ओर बढ़े। यानी इतिहास हमारे वर्तमान को समझने का एक माध्यम भी है। सही कहा आपने। अगर हम अपने अतीत को नहीं समझेंगे तो हम अपने वर्तमान और भविष्य को भी सही दिशा नहीं दे पाएंगे। अब एक सवाल ये भी आता है कि इतिहास को पढ़ने की जरूरत क्यों है? आखिर इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इतिहास हमें हमारी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों के बारे में जानकारी देता है। इसके साथ ही ये हमें ये भी सिखाता है कि किन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। यानी इतिहास केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि हमें सोचने और समझने की क्षमता भी विकसित करता है। बिल्कुल। और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी इतिहास एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न सीधे सीधे तथ्यों और समझ पर आधारित होते हैं। अगर हम इसे एक सरल तरीके से समझें, तो क्या हम कह सकते हैं कि इतिहास एक तरह की कहानी है, लेकिन सच्ची कहानी? जी हाँ, ये बिल्कुल सही उदाहरण है। इतिहास वास्तव में एक सच्ची कहानी है, जो हमें बताती है कि इंसान ने समय के साथ कैसे प्रगति की। और शायद यही कारण है कि जब हम इतिहास को कहानी की तरह समझते हैं, तो ये हमें ज्यादा आसानी से याद भी रहता है। बिल्कुल। इसलिए इस पूरी ऑडियो बुक सीरीज में हम कोशिश करेंगे कि हर विषय आपको एक कहानी की तरह समझ आए। तो इस लेसन में हमने समझा कि इतिहास क्या है, इसका क्या महत्व है और हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए। अगले लेसन में हम बात करेंगे इतिहास के स्रोत क्या होते हैं, यानी इतिहासकार अतीत की जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम इतिहास को समझने के असली आधार की ओर बढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले लेसन की ओर, जिसका विषय है इतिहास के स्रोत क्या होते हैं। जी हाँ, और ये लेसन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास को समझने की असली कुंजी यहीं से शुरू होती है। अब तक हमने जाना कि इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जब हम उस समय मौजूद नहीं थे, तो हमें ये सब जानकारी मिलती कैसे है? बिल्कुल।
और इसी सवाल का जवाब है इतिहास के स्रोत, यानी वे सभी माध्यम जिनके जरिए हमें अतीत की जानकारी मिलती है, उन्हें इतिहास के स्रोत कहा जाता है। यानी अगर सरल भाषा में कहें तो स्रोत वही हैं जिनके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। बिल्कुल सही। इतिहासकार बिना किसी प्रमाण के इतिहास नहीं लिखते। वे विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि स्रोत ही इतिहास की नींव होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर स्रोत नहीं होंगे तो इतिहास केवल कल्पना बनकर रह जाएगा। अब एक सवाल और, क्या इतिहास के स्रोत एक ही प्रकार के होते हैं या अलग-अलग प्रकार के भी होते हैं? बहुत अच्छा सवाल। इतिहास के स्रोत मुख्य रूप से कई प्रकार के होते हैं, जैसे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और अन्य स्रोत। मतलब हमें अतीत की जानकारी अलग-अलग माध्यमों से मिलती है। जी हाँ, उदाहरण के लिए अगर हमें किसी प्राचीन शहर के अवशेष मिलते हैं तो वो एक पुरातात्विक स्रोत होता है, और अगर हमें किसी ग्रंथ या किताब में उस समय की जानकारी मिलती है तो वो साहित्यिक स्रोत कहलाता है। यानी इतिहास केवल किताबों में ही नहीं बल्कि जमीन के नीचे छिपे हुए प्रमाणों में भी मौजूद होता है। बिल्कुल, और यही कारण है कि इतिहास को समझने के लिए खुदाई, अनुसंधान और अध्ययन बहुत जरूरी होता है। अब यह भी समझना जरूरी है कि हर स्रोत हमें अलग-अलग प्रकार की जानकारी देता है। सही कहा आपने। कुछ स्रोत हमें जीवन शैली के बारे में बताते हैं, कुछ सामाजिक व्यवस्था के बारे में और कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं को उजागर करते हैं। यानी जब हम सभी स्रोतों को एक साथ देखते हैं तभी हमें इतिहास की पूरी और सही तस्वीर मिलती है। बिल्कुल, और यही कारण है कि इतिहासकार किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि कई स्रोतों का मिलान करके निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस लेसन में हमने समझा कि इतिहास के स्रोत क्या होते हैं और वे क्यों महत्वपूर्ण है। अगले लेसन में हम विस्तार से जानेंगे पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, जो हमें जमीन के अंदर छिपे हुए अतीत से परिचित कराते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम इतिहास की सबसे रोचक खोजों की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले लेसन की ओर, जिसका विषय है पुरातात्विक स्रोत। जी हाँ, और ये लेसन इतिहास को समझने का सबसे रोचक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यहाँ हम सीधे उन चीजों की बात करेंगे जो हमें जमीन के अंदर से मिलती हैं। मतलब वे प्रमाण जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और जिनके आधार पर इतिहास को साबित किया जा सकता है। बिल्कुल, पुरातात्विक स्रोत वे सभी भौतिक अवशेष होते हैं जो हमें प्राचीन समय के लोगों के जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। तो क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं जिससे ये और स्पष्ट हो सके? जरूर, जैसे पुराने बर्तन, औजार, मकानों के अवशेष, मूर्तियां, आभूषण और यहाँ तक कि हड्डियां भी पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं। यानी जो कुछ भी प्राचीन समय में इस्तेमाल किया गया और बाद में जमीन में दब गया, वही आज हमारे लिए इतिहास का प्रमाण बन जाता है। सही कहा आपने, और इन सभी चीजों को खोजने की प्रक्रिया को खुदाई या एक्सकवेशन कहा जाता है। ये सुनकर एक सवाल आता है, खुदाई कैसे की जाती है? क्या ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है या इसमें विशेष तकनीक का उपयोग होता है? ये एक बहुत ही सावधानीपूर्वक और वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। पुरातत्वविद जमीन की परतों को धीरे धीरे हटाते हैं और हर परत का अध्ययन करते हैं ताकि ये पता चल सके कि कौन सी वस्तु किस काल की है। यानी जमीन की हर परत अपने आप में एक कहानी होती है जो हमें अतीत के बारे में कुछ न कुछ बताती है। बिल्कुल, और इस प्रक्रिया को स्तरीकरण या स्ट्रैटिग्राफी कहा जाता है, जिसमें ये समझा जाता है कि कौन सी परत पहले बनी और कौन सी बाद में। अब अगर हम सोचें तो इन अवशेषों से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है? इनसे हमें उस समय के लोगों के रहन सहन, खान पान, तकनीक, कला और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। यानी अगर हमें किसी स्थान से खेती के औजार मिलते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ के लोग खेती करते थे। बिल्कुल सही। इसी तरह अगर हमें सुंदर बर्तन या आभूषण मिलते हैं तो ये उनके कला और सौंदर्य बोध को दर्शाता है। और अगर किसी जगह से पक्के मकानों के अवशेष मिलते हैं तो ये उस समाज की उन्नत निर्माण तकनीक को दिखाता है। जी हाँ, और यही कारण है कि पुरातात्विक स्रोत इतिहास के सबसे विश्वसनीय प्रमाण माने जाते हैं, क्योंकि ये सीधे उस समय से जुड़े होते हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि पुरातात्विक स्रोत हमें देखने योग्य इतिहास प्रदान करते हैं? बिल्कुल, ये इतिहास का वो हिस्सा है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और वैज्ञानिक तरीके से समझ सकते हैं। तो इस लेसन में हमने जाना कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, वे कैसे प्राप्त किए जाते हैं और उनसे हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है। अगले लेसन में हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों के बारे में, जो हमें लिखित रूप में इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम इतिहास के एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर बढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले लेसन की ओर, जिसका विषय है अन्य स्रोत। जी हाँ,
और ये लेसन भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ हम उन स्रोतों की बात करेंगे जो न पूरी तरह पुरातात्विक हैं और न ही केवल साहित्यिक, लेकिन इतिहास को समझने में इनकी भूमिका बहुत बड़ी है। मतलब ऐसे प्रमाण जो हमें सीधे और स्पष्ट जानकारी देते हैं, जैसे शिलालेख और सिक्के। बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं शिलालेखों की। शिलालेख यानी पत्थरों या दीवारों पर लिखे गए संदेश। जी हाँ, प्राचीन समय में राजा और शासक अपने आदेश, उपलब्धियां और नीतियां पत्थरों, स्तंभों या गुफाओं की दीवारों पर खुदवाते थे। इन्हें ही शिलालेख कहा जाता है। यानी ये उस समय का ऑफिशियल रिकॉर्ड होता था। बिल्कुल, और यही कारण है कि शिलालेख बहुत विश्वसनीय माने जाते हैं क्योंकि ये सीधे उस समय के शासकों द्वारा लिखवाए गए होते थे। क्या आप कोई उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जैसे सम्राट अशोक के शिलालेख, जिनमें उनके विचार, नीतियां और धर्म से जुड़े संदेश अंकित हैं। यानी इन शिलालेखों के माध्यम से हमें न केवल शासन व्यवस्था बल्कि उस समय के समाज और विचारधारा के बारे में भी जानकारी मिलती है। बिल्कुल। अब बात करते हैं सिक्कों की। सिक्के भी इतिहास का स्रोत हो सकते हैं। जी हाँ, सिक्के हमें उस समय की अर्थव्यवस्था, व्यापार, शासकों के नाम और यहाँ तक कि धर्म और संस्कृति के बारे में भी जानकारी देते हैं। कैसे? सिक्कों पर अक्सर राजा का नाम, उसकी तस्वीर या कोई प्रतीक अंकित होता था। इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय कौन शासन कर रहा था और उसकी सत्ता कितनी व्यापक थी। यानी एक छोटा सा सिक्का भी इतिहास का बड़ा प्रमाण बन सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा सिक्कों से हमें ये भी पता चलता है कि उस समय कौन कौन सी धातुओं का उपयोग होता था और व्यापार कितना विकसित था। तो क्या हम कह सकते हैं कि शिलालेख और सिक्के इतिहास के ठोस और प्रामाणिक स्रोत हैं? जी हैं, बिल्कुल। ये दोनों स्रोत हमें सीधी और विश्वसनीय जानकारी देते हैं, इसलिए इतिहासकार इन्हें बहुत महत्व देते हैं। तो इस लेसन में हमने जाना कि शिलालेख और सिक्के जैसे अन्य स्रोत इतिहास को समझने में कितने महत्वपूर्ण हैं। अब अगले लेसन में हम प्रवेश करेंगे प्रागैतिहासिक काल में, एक ऐसा समय जब लिखित स्रोत मौजूद ही नहीं थे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम इतिहास के सबसे प्राचीन और रहस्यमय दौर की ओर बढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम प्रवेश करते हैं अपने अगले लेसन में, जिसका विषय है प्रागैतिहासिक काल का परिचय। जी हाँ, और ये इतिहास का वो चरण है जहाँ से मानव सभ्यता की असली शुरुआत मानी जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस समय के बारे में हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता। यानी ये वो समय था जब इंसान ने लिखना सीखा ही नहीं था। बिल्कुल। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ ही होता है वो समय जो इतिहास लिखे जाने से पहले का है। तो फिर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब उस समय कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं था तो हमें उसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है? बहुत अच्छा सवाल। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें मुख्य रूप से पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, जैसे पत्थर के औजार, हड्डियां, गुफाओं के चित्र और अन्य अवशेष। यानी इस काल को समझने के लिए हमें जमीन के अंदर छिपे हुए प्रमाणों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बिल्कुल, और इन्हीं प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों ने इस काल को अलग अलग भागों में विभाजित किया है। क्या आप इन भागों के बारे में संक्षेप में बता सकती हैं? जरूर। प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यानी ये पूरा काल पत्थर के औजारों के आधार पर विभाजित किया गया है। सही कहा आपने, क्योंकि उस समय के लोग मुख्य रूप से पत्थर के बने औजारों का ही उपयोग करते थे, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। अगर हम इसे सरल भाषा में समझें तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये वो समय था जब इंसान ने अपने जीवन की शुरुआत बहुत ही साधारण तरीके से की थी? जी हाँ, बिल्कुल। उस समय का जीवन बहुत ही कठिन और असुरक्षित था। लोग जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे और भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। यानी कोई स्थायी घर नहीं था, ना ही कोई व्यवस्थित समाज। बिल्कुल। लेकिन समय के साथ साथ इंसान ने अनुभव से सीखा और धीरे धीरे अपने जीवन को बेहतर बनाना शुरू किया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल मानव विकास की पहली सीढ़ी था? जी हाँ, बिल्कुल। यही वो काल है जहाँ से मानव ने सीखना, समझना और आगे बढ़ना शुरू किया। तो इस लेसन में हमने समझा कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसे कैसे विभाजित किया गया है। अगले लेसन में हम विस्तार से बात करेंगे पाषाण काल के बारे में, जहाँ से मानव जीवन के विकास की असली कहानी शुरू होती है। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम उस दौर में जाने वाले हैं जहां से मानव सभ्यता की नींव रखी गई। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और बेहद महत्वपूर्ण लेसन की ओर, पाषाण काल। जी हाँ, और ये वही चरण है जहाँ से मानव जीवन के विकास की वास्तविक कहानी शुरू होती है।
अब तक हमने जाना कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है और ये तीनों ही पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल। पाषाण काल को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। सबसे पहले बात करते हैं पुरा पाषाण काल की। ये पाषाण काल का सबसे प्राचीन और प्रारंभिक चरण है। जी हाँ, इस समय के लोग बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। वे जंगलों और गुफाओं में रहते थे और भोजन के लिए शिकार तथा जंगली फल फूलों पर निर्भर रहते थे। यानी उस समय न खेती थी न कोई स्थायी घर। बिल्कुल। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी पत्थर के बने हुए औजार। ये औजार बहुत ही सरल और बिना तराशे हुए होते थे। क्या उस समय आग का उपयोग भी किया जाता था? हाँ, पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में मनुष्य ने आग की खोज कर ली थी, जो उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आई थी। यानी अब वो भोजन को पकाकर खा सकता था और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा भी कर सकता था। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। ये काल पुरा पाषाण और नव पाषाण के बीच का संक्रमण काल माना जाता है। इस समय के औजार पहले से छोटे और अधिक विकसित हो गए थे। यानी तकनीक में थोड़ा सुधार आ गया था। जी हाँ, इस समय के लोग अभी भी शिकार करते थे, लेकिन उन्होंने मछली पकड़ना भी शुरू कर दिया था। क्या इस समय के लोग अभी भी एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते थे? अधिकतर लोग अभी भी घुमंती जीवन जीते थे, लेकिन कुछ जगहों पर अस्थायी बस्तियों के संकेत मिलने लगे थे। अब हम पहुंचते हैं पाषाण काल के सबसे महत्वपूर्ण चरण नव पाषाण काल पर। जी हाँ, और यही वो समय है जहां मानव जीवन में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। कैसा बदलाव? इस समय मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया और पशुपालन भी अपनाया। यानी अब वो भोजन के लिए केवल प्रकृति पर निर्भर नहीं था, बल्कि खुद उत्पादन करने लगा था। बिल्कुल, और यही कारण है कि इस काल में लोगों ने स्थायी रूप से एक स्थान पर बसना शुरू कर दिया। यानी गांवों की शुरुआत यहीं से हुई। जी हाँ, इसके अलावा इस काल में औजार भी पहले से ज्यादा चिकने और तराशे हुए बनने लगे थे। और शायद इसी समय से समाज और सभ्यता की नींव भी मजबूत होने लगी थी। सही कहा आपने। नव पाषाण काल को मानव सभ्यता के विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। तो अगर हम पूरे लेसन को संक्षेप में समझें तो पाषाण काल मानव जीवन की वो यात्रा है जहां इंसान ने शिकार से शुरू करके खेती तक का सफर तय किया। बिल्कुल, और यही बदलाव आगे चलकर सभ्य समाज की नींव बनता है। अगले लेसन में हम बात करेंगे मानव जीवन के विकास के बारे में, जहां हम देखेंगे कि इंसान ने कैसे अपने जीवन को और बेहतर बनाया। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये यात्रा अब और भी रोचक होने वाली है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले लेसन की ओर, जिसका विषय है मानव जीवन का विकास। जी हाँ, और ये लेसन हमें ये समझने में मदद करता है कि समय के साथ मानव जीवन में किस प्रकार बदलाव आए और कैसे एक साधारण जीवन धीरे धीरे एक व्यवस्थित समाज में बदल गया। अब तक हमने पाषाण काल के अलग अलग चरणों को समझा, लेकिन अब सवाल ये है कि इन सभी चरणों के दौरान मानव जीवन में क्या-क्या परिवर्तन हुए। बिल्कुल, अगर हम शुरुआत की बात करें तो प्रारंभिक मानव पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। वो भोजन के लिए शिकार करता था और जंगली फल फूलों को एकत्र करता था। यानी जीवन बहुत ही अनिश्चित और कठिन था। जी हाँ, लेकिन धीरे धीरे मानव ने अपने अनुभवों से सीखना शुरू किया। सबसे पहले उसने आग का उपयोग करना सीखा, जिससे उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। आग के उपयोग से उसे क्या लाभ मिला? आग से वो भोजन को पकाने लगा, जिससे खाना अधिक सुरक्षित और स्वादिष्ट हो गया। इसके अलावा आग में उसे ठंड से बचाया और जंगली जानवरों से सुरक्षा भी प्रदान की। यानी ये मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बिल्कुल। इसके बाद मानव ने औजारों को और बेहतर बनाना शुरू किया। पहले जहां वो साधारण पत्थरों का उपयोग करता था, वहीं बाद में उसने उन्हें तराशकर अधिक उपयोगी बना लिया। यानी तकनीकी विकास भी धीरे धीरे शुरू हो गया था। जी हाँ, और फिर सबसे बड़ा परिवर्तन आया खेती की शुरुआत। खेती ने मानव जीवन को पूरी तरह बदल दिया होगा। बिल्कुल, जब मानव ने खेती करना शुरू किया तो उसे एक ही स्थान पर रहने की आवश्यकता महसूस हुई। इसी से स्थायी बस्तियों की शुरुआत हुई। यानी अब वो घुमंतू जीवन छोड़कर स्थायी जीवन की ओर बढ़ने लगा। सही कहा आपने। इसके साथ ही पशुपालन भी शुरू हुआ, जिससे उसे दूध, मांस और अन्य संसाधन मिलने लगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहीं से समाज का निर्माण शुरू हुआ? जी हाँ, बिल्कुल। जब लोग एक स्थान पर बसने लगे तो आपसी सहयोग, काम का बंटवारा और सामाजिक व्यवस्था विकसित होने लगी। यानी अब मानव केवल जीवित रहने के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि बेहतर जीवन की ओर बढ़ रहा था। बिल्कुल। इसी दौरान कला और संस्कृति का भी विकास हुआ, जैसे गुफाओं में चित्र बनाना, आभूषण पहनना और विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाना।
ये सुनकर लगता है कि मानव जीवन धीरे धीरे एक पूर्ण और संतुलित रूप लेने लगा था। सही कहा आपने। यही वो प्रक्रिया है जिसने आगे चलकर सभ्य समाज और विकसित संस्कृतियों की नींव रखी। तो इस लेसन में हमने समझा कि मानव जीवन कैसे शिकार से खेती तक पहुंचा और कैसे एक साधारण जीवन से एक व्यवस्थित समाज का निर्माण हुआ। अगले लेसन में हम इस पूरे अध्याय का संक्षिप्त पुनरावलोकन करेंगे ताकि सभी महत्वपूर्ण बिंदु एक बार फिर से स्पष्ट हो जाएं। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम इस पूरे विषय को एक साथ जोड़कर समझने वाले हैं। तो चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं अपने इस अध्याय के अंतिम लेसन में, क्विक रिवीजन और कंक्लूजन। जी हाँ, और इस लेसन में हम पूरे इतिहास के स्रोत और प्रागैतिहासिक काल को संक्षेप में दोहराएंगे ताकि सभी महत्वपूर्ण बातें आपके लिए स्पष्ट और याद रखने योग्य हो जाएं। सबसे पहले बात करते हैं, इतिहास क्या है। इतिहास का अर्थ है अतीत की घटनाओं का अध्ययन, जिससे हम अपने वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद हमने समझा इतिहास के स्रोत, यानी वे सभी माध्यम जिनके आधार पर हमें अतीत की जानकारी मिलती है। इतिहास के स्रोत मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और अन्य स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में हमें अवशेष, औजार, मकान, मूर्तियां आदि मिलते हैं जो हमें सीधे उस समय के जीवन के बारे में बताते हैं। साहित्यिक स्रोतों में वेद, पुराण, ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के विवरण शामिल होते हैं जो हमें लिखित रूप में जानकारी प्रदान करते हैं। और अन्य स्रोतों में शिलालेख और सिक्के आते हैं जो इतिहास के बहुत ही विश्वसनीय प्रमाण माने जाते हैं। अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। ये वो समय था जब मानव ने लिखना शुरू नहीं किया था, इसलिए हमें इसकी जानकारी मुख्य रूप से पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है और इसे 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में मानव शिकार करता था और गुफाओं में रहता था। मध्यपाषाण काल में औजारों में सुधार हुआ और जीवन थोड़ा व्यवस्थित होने लगा। और नवपाषाण काल में सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ: खेती की शुरुआत और स्थायी जीवन का विकास। इसके साथ ही हमने ये भी समझा कि मानव जीवन कैसे धीरे धीरे विकसित हुआ। आग की खोज, औजारों का निर्माण, खेती और पशुपालन के माध्यम से। यानी एक घुमंतु और असुरक्षित जीवन से मानव एक स्थायी और व्यवस्थित समाज की ओर बढ़ा। तो अगर हम पूरे अध्याय को एक वाक्य में समझें तो ये मानव के विकास की शुरुआत की कहानी है। बिल्कुल, और यही आधार आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता और अन्य विकसित संस्कृतियों के रूप में सामने आता है। तो इस प्रकार हमने इतिहास के स्रोत और प्रागैतिहासिक काल को पूरी तरह समझ लिया है। अब आप इस विषय को न केवल समझ चुके हैं बल्कि इसे आसानी से दोहरा भी सकते हैं। अगले भाग में हम प्राचीन भारत के अगले महत्वपूर्ण अध्याय सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों, इस विस्तृत चर्चा के साथ हम अपने इस अध्याय इतिहास के स्रोत और प्रागैतिहासिक काल के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस पूरे ऑडियो एपिसोड में हमने इतिहास की मूलभूत समझ से लेकर उसके विभिन्न स्रोतों और मानव जीवन के प्रारंभिक विकास तक हर महत्वपूर्ण पहलू को सरल और क्रमबद्ध तरीके से समझा। हमारी कोशिश यही रही कि ये विषय आपके लिए केवल जानकारी न रहकर एक स्पष्ट और जुड़ी हुई समझ बन जाए, जिसे आप आसानी से याद रख सकें। यदि ये प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी रही हो तो आप इसे अपने साथियों के साथ साझा कर सकते हैं ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और ऐसे ही व्यवस्थित और उपयोगी ऑडियो बुक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी भाग आपको समय पर मिलते रहें। अगले एपिसोड में हम प्राचीन भारत के अगले महत्वपूर्ण अध्याय सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।